हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम लोग आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 20 का कंप्लीट कवरेज देखेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक चैलेंज है। पिछले वीडियो की तरह इसमें जो मैंने एक आर्टिकल के बारे में गलत बताया है किसी स्लाइड में, तो आप लोग से चैलेंज है कि आप लोग उसको फाइंड आउट कर कमेंट सेक्शन में बताएं। उसे रिवार्ड ₹100 पेटीएम कर दिया जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन 1 देखते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 किससे संबंधित है? नागरिकता से, भारत का नाम और राज्य क्षेत्र से, मौलिक अधिकार से या राष्ट्रपति से? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का नाम और राज्य क्षेत्र से। एक्सप्लेनेशन इसका देख लें दोस्तों, तो भारत देश का नाम सिर्फ इंडिया, डेट इज भारत, सिर्फ इंडिया और भारत है। नेचर इसका कैसा है? तो यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। ऑप्शन एक्सप्लेनेशन 2, इसमें किसी भी स्टेट को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत के राज्य किसी समझौते से जुड़े हुए नहीं हैं। किसी भी राज्य को देश से अलग होने का हक नहीं है। राज्यों की बाउंड्री बदल सकती है पर देश नहीं टूट सकता है। टेरिटरी वर्सेज यूनियन। टेरिटरी में दोस्तों स्टेट्स, यूटी और एक्वायर्ड एरिया जितना है सभी आ जाते हैं। बट यूनियन में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्टेट आते हैं। आर्टिकल नंबर 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति की शक्तियां या ऑप्शन डी नागरिकता? दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। इसके तहत पार्लियामेंट संसद को यह अधिकार है कि वह भारत के बाहर किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। आर्टिकल 2 सिर्फ उन क्षेत्रों पर लागू होता है जो फिलहाल भारत का हिस्सा नहीं है, जैसे विदेशी जमीन या कोई स्वतंत्र देश। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखें, 1975 में सिक्किम को इसी आर्टिकल के तहत भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, नए राज्य का निर्माण, क्षेत्र, सीमा और या नाम में परिवर्तन। ऑप्शन बी, नागरिकता। ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार या ऑप्शन डी, राष्ट्रपति चुनाव। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नए राज्य का निर्माण, क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन। पार्लियामेंट की पावर। इसके तहत पार्लियामेंट को भारत के अंदर के राज्यों का नक्शा बदलने का पूरा अधिकार है। इसके पास 3 बड़ी पावर्स है: किसी राज्य से उसका इलाका अलग करके नया राज्य बनाना, किसी भी राज्य का एरिया बढ़ाना या घटाना, किसी भी राज्य की बाउंड्री या नेम बदलना। साधारण बहुमत। इसके लिए संविधान में कोई बड़ा बदलाव नहीं चाहिए होता। संसद को सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी से पास कर बदल सकती है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य में राय जरूर मांगते हैं, लेकिन संसद उस राज्य की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। संसद जो चाहे वो कर सकती है। जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ था 2000 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों के संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ऑप्शन बी, नागरिकता की समाप्ति। ऑप्शन सी, समानता का अधिकार या ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की नियुक्ति। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। सिंपल मेजोरिटी से पास नो। आर्टिकल 368। आर्टिकल 2 बाहर से नया राज्य जोड़ना या आर्टिकल 3 अंदर के राज्यों का नक्शा बदलना के तहत किए गए बदलावों को आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। सिंपल मीनिंग में देखें तो संसद इसके लिए कोई स्पेशल कानून नहीं बनाएगी, इसे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से आम कानून की तरह पास कर दिया जाएगा। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में बदलाव। जब भी कोई नया राज्य बनेगा या नाम बदलेगा तो संविधान की 2 अनुसूचियां शेड्यूल में ऑटोमेटिक बदलाव करना पड़ेगा। शेड्यूल 1 में इसमें राज्यों और यूटीज के नामों की लिस्ट अपडेट होगी। शेड्यूल 4 इसमें नए राज्य और राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेगी यह तय किया जाएगा। क्या भारत अपनी जमीन किसी को दे सकता है? बेरू बड़ी केस 1960। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि संसद आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके भारत का कोई इलाका किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती। अगर किसी विदेशी देश को अपनी जमीन देती है तो आर्टिकल 4 काम नहीं आएगा। उसके लिए आर्टिकल 368 के तहत स्पेशल संविधान संशोधन ही करना पड़ेगा। जैसे 100th अमेंडमेंट से भारत बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का आर्टिकल 5 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता, राज्यसभा की संरचना, ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार या ऑप्शन डी, राष्ट्रपति शासन। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता।
संविधान लागू होने के समय नागरिकता। यह अनुच्छेद बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन लोग ऑटोमेटिक भारत के नागरिक बन गए। पहली शर्त यह थी कि उस व्यक्ति का भारत में अस्थायी घर होना चाहिए। नागरिकता मिलने की 3 शर्त हैं, किन्हीं 3 में से एक पूरा करना जरूरी था। या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। एग्जाम ट्विस्ट अगर देखें तो यह आज की नागरिकता पर लागू नहीं होता। आर्टिकल 5 सिर्फ और सिर्फ 1950 के समय ही लोगों की नागरिकता तय करता था, लेकिन आज की तारीख में किसी भी भारत को नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे की जाएगी, आर्टिकल 5 से नहीं तय करता। आपको इसके लिए संसद का सिटीजनशिप एक्ट 1955 लागू होता है। तो दोस्तों ये सिर्फ 1950 से पहले के लिए था। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, ऑप्शन बी राज्य पुनर्गठन, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। यह अनुच्छेद उन लोगों को नागरिकता देता था जो पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए थे। उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ होना चाहिए। परमिट सिस्टम ऑफ कट ऑफ डेट 19 जुलाई 1948। पाकिस्तान से आने वाले के लिए सरकार ने कट ऑफ डेट तय की थी 19 जुलाई 1948, जब परमिट सिस्टम लागू हुआ। जो इस तारीख से पहले भारत आ गए उन्हें आसानी से नागरिकता मिल गई। जो इस तारीख को या इसके बाद आए उसे भारत में कम से कम 6 महीने रहने के बाद पंजीकरण कराना पड़ा। इन सभी लोगों को 26 जनवरी 1950 से पहले भारत आ जाना या रजिस्टर हो जाना जरूरी था। एग्जाम में सीधे पूछता है कि पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों की नागरिकता का जिक्र किस अनुच्छेद में? आंसर होगा आर्टिकल 6। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता, ऑप्शन बी नए राज्यों का गठन, ऑप्शन सी संसद की शक्तियां, या ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनकी भारतीय नागरिकता खत्म कर दी गई। वापस आने वालों के लिए नियम, जो लोग पाकिस्तान जाने के बाद वापस हमेशा के लिए भारत लौट आए उन्हें नागरिकता दी गई। कंडीशन, उन्हें भारत वापस आकर कम से कम 6 महीने रहकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ा था। इसमें सिर्फ एक ही तारीख याद रखने, 1 मार्च 1947, ये इसका डेडलाइन था। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन सी राज्य नीति के निदेशक तत्व, या ऑप्शन डी आपातकाल। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। यह अनुच्छेद उन लोगों को नागरिकता देता है जो भारत के बाहर विदेशों में रह रहे थे, लेकिन उनके माता पिता या दादा दादी और विभाजित भारत अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। ऐसे लोगों को भारत का नागरिक बनने के लिए विदेश में स्थित भारतीय दूतावास में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। यह मूल रूप से पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और एनआरआई से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है, ताकि जो लोग पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में विदेश में थे वे भारत में नागरिकता से न छूटे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का आर्टिकल 9 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का समाप्त होना, ऑप्शन बी संसद की संरचना, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार का संरक्षण, या ऑप्शन डी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का समाप्त हो जाना। अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। नो डुअल सिटीजनशिप, भारत का संविधान डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता की इजाज़त नहीं देता। आप एक ही समय में भारत और किसी अन्य देश के नागरिक नहीं रह सकते। एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आता है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता का न रहना किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 9 में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता के अधिकारों का निरंतर बने रहना, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की शक्तियां, ऑप्शन सी संसद का गठन, या ऑप्शन डी आपातकाल का प्रावधान। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागरिकता के अधिकारों का निरंतर बने रहना। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, आर्टिकल 5 से 9 के तहत उसकी नागरिकता भविष्य में भी बनी रहेगी।
किसी भी नागरिक की नागरिकता सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट सेशन द्वारा बनाए गए कानून के तहत ही छीनी या बदली जा सकती है। कोई सरकार या नेता अपनी मर्जी से किसी की नागरिकता खत्म नहीं कर सकता, उसके लिए संसद में बाकायदा कानून पास होना जरूरी है। यह आर्टिकल नागरिकों को पॉलिटिकल सिक्योरिटी, राजनीतिक सुरक्षा देता है ताकि सत्ता में बैठी कोई भी पार्टी अपनी मनमर्जी से वोटर की नागरिकता रद्द न कर सके। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, संसद के नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों का निलंबन। ऑप्शन सी, राज्यपाल की नियुक्ति। या ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति। संविधान में नागरिकता को लेकर कोई भी नया कानून बनाने, नागरिकता देने या छीनने का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दिया गया है। इसी आर्टिकल 11 की पावर का इस्तेमाल करके संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 अधिनियम पास किया था। आज की तारीख में भारत में नागरिकता इसी 1955 के कानून के तहत ली जा सकती है। जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से मिली है, तो आंसर होगा आर्टिकल 11। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, राज्य की परिभाषा। ऑप्शन बी, नागरिकता प्राप्ति। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति चुनाव। या ऑप्शन डी, संसद की संरचना। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य की परिभाषा। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में जहाँ जहाँ स्टेट शब्द आएगा, इसका मतलब सिर्फ यूपी, बिहार या एमपी नहीं है। जहाँ स्टेट का मतलब उन सभी सरकारी संस्थाओं से जो आम जनता के लिए नियम बनाती या एक्शन लेती है। स्टेट के दायरे में कौन कौन आता है? इसके तहत 4 मुख्य चीज आती है: सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट केंद्र सरकार, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, राज्य सरकार, विधानसभा और विधान परिषद। लोकल अथॉरिटीज, नगर पालिका, पंचायत या जिला बोर्ड। स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सरकारी कंपनी और बोर्ड जैसे LIC, ONGC, सेल और गेल आदि। एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? आंसर आर्टिकल 12। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों की असंगति। ऑप्शन नंबर बी, नागरिकता का त्याग। ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा गठन। या ऑप्शन डी, आपातकाल की घोषणा। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों की असंगति। मूल अधिकारों से असंगत कानून शून्य, संसद या कोई भी राज्य सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसमें फंडामेंटल राइट को छीनता या कम करता हो। अगर सरकार ऐसा कोई गलत कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे वॉइड, शून्य या रद्द घोषित कर देंगे। लॉ, कानून के शब्द का दायरा। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डर या बाई लॉज, सरकारी आदेश, नियम या उपनियम। कस्टम, समाज की ऐसी रूढ़ियां या प्रथाएं जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद को मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है या जुडिशियल रिव्यू का आधार है? आंसर है आर्टिकल 13। आर्टिकल 14, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, कानून के समक्ष समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। या संवैधानिक उपचार। दोस्तों इसका आंसर है कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन नंबर ए। यह आर्टिकल भारत के सभी लोगों को 2 तरह की समानता की गारंटी देता है। कानून के नज़र में सभी बराबर है, चाहे राजा हो या रंग। यह कंसेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ लॉज, कानून के समान संरक्षण, समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार होगा। यह कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 14 को ब्रिटिश जूडिस्ट AVDK के रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन का मूल अधिकार माना जाता है। इसका मतलब है कि देश में सबसे ऊपर कानून है, कोई व्यक्ति या सरकार नहीं। एग्जाम में जो पॉइंट्स आते हैं, यह नियम 100% सब पर लागू होता है। इसके लिए कोई संवैधानिक अपवाद है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके पद पर रहते हुए इन पर कोई क्रिमिनल केस या गिरफ्तारी नहीं हो सकती। आर्टिकल 361 के तहत है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। विदेशी राजनयिक, फॉरेन डिप्लोमेट्स, इन्हें भी भारत के कानूनों से छूट मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, समान अवसर का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। या शिक्षा का अधिकार। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता।
पांच आधारों पर भेदभाव पर रोक है। राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल पांच आधारों पर ही भेदभाव नहीं कर सकता। केवल इन पांच आधारों पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता: धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान। किसी भी नागरिक को दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, सड़कों या पब्लिक रिजॉर्ट्स में का इस्तेमाल करने पर रोका नहीं जा सकता। एक्सेप्शन क्या है? भेदभाव न करने का मतलब यह नहीं है कि सरकार किसी की मदद नहीं कर सकती। इसके लिए तीन अपवाद हैं: महिलाएं और बच्चे। इनके लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं, जैसे फ्री एजुकेशन या मैटरनिटी लीव। SC, ST और OBC, इनके उत्थान के लिए शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 किसे संबंधित है? ऑप्शन ए, लोक नियोजन के अवसर में की समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, या डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोक नियोजन में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी भी सरकारी नौकरी या पद पर नियुक्ति के लिए सभी नागरिक को समान अवसर मिलेंगे। नौकरी देते समय केवल इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता: धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्मस्थान, निवास और वंश। इसमें जो एक्सेप्शन है यह आर्टिकल समानता की बात तो करता है, लेकिन पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए विशेष छूट भी देता है। आर्टिकल 16(4) अगर किसी पिछड़े वर्ग बैकवर्ड क्लास को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो संसद उनके लिए नौकरी में आरक्षण रिजर्वेशन दे सकती है। इसी के तहत SC, ST और OBC को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है। लेकिन दोस्तों 103 अमेंडमेंट 2019 में हुआ था। इसके तहत इस अनुच्छेद में संशोधन करके सामान्य वर्ग को भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 16 नागरिकों को अपने धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किसे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन बी उपाधियों का अंत, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, या ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता। दोस्तों इसका आंसर है अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन नंबर ए। छुआछूत पर पूरी तरह रोक। इसके तहत अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता या छुआछूत को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। किसी की भी रूप में छुआछूत का आचरण प्रैक्टिस करना कानूनन जुर्म है। संसद का कानून। संविधान के अनटचेबिलिटी शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 छुआछूत करने वालों की सजा देने के लिए संसद ने यह कानून बनाया था, जिसका नाम 1976 में बदलकर सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट कर दिया गया। एब्सोल्यूट राइट, बिना किसी अपवाद के एग्जाम प्रक्रिया। संविधान के उन गिने चुने मौलिक अधिकारों में से जिसका कोई अपवाद नहीं है, यह 100% हर परिस्थिति में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? ऑप्शन है उपाधियों का अंत, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, या ऑप्शन डी नागरिकता का त्याग। दोस्तों इसका आंसर है उपाधियों का अंत, ऑप्शन नंबर ए। सर, महाराजा जैसे टाइटल पर रोक। राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देगा। आज़ादी से पहले मिलने वाले नाम जैसे राय बहादुर, महाराजा, सर, दीवान बहादुर, इन सब पर पूरी तरह रोक लगा दी गई ताकि समाज में सब बराबर रहे। इसका जो एक्सेप्शन है मिलिट्री और एकेडमिक छूट है, यह नियम 2 क्षेत्रों में लागू नहीं होता। मिलिट्री कैप्टन, मेजर, कर्नल, फील्ड मार्शल जैसे टाइटल्स लगाए जा सकते हैं, या एकेडमिक शिक्षा में किसी ने PhD किया या डॉक्टर, प्रोफेसर जैसे टाइटल्स लगाने की पूरी आज़ादी है। नेशनल अवार्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? बालाजी राघवन केस 1996। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे पुरस्कार उपाधि नहीं है बल्कि सम्मान है। कंडीशन, अगर ये पुरस्कार ले सकते हैं लेकिन इन्हें अपने नाम के पीछे या आगे जैसे भारत रत्न, सचिन तेंदुलकर सरनेम की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार, या ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार। 6 जो है डेमोक्रेटिक फ्रीडम है। वर्तमान में आर्टिकल 19(1) के तहत नागरिकों को 6 तरह की आज़ादी मिली हुई है। स्पीच, एक्सप्रेशन, बोलने और सोशल मीडिया, प्रेस की आज़ादी, असेंबली, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की आज़ादी, एसोसिएशन, यूनियन, संगठन को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की आज़ादी, मूवमेंट, पूरे भारत में कहीं भी फ्री घूमने आवागमन की आज़ादी, रेसिडेंस, पूरे भारत में कहीं भी बसने या रहने की आज़ादी, और 6 प्रोफेशन, कोई भी व्यापार, बिजनेस या नौकरी करने की आज़ादी। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 44th अमेंडमेंट जो हुई थी इसके 1978 में, इससे पहले 7 आज़ादी थी: संपत्ति खरीदने और बेचने की आज़ादी, राइट टू प्रॉपर्टी, 19 सब क्लॉज 1F को जनता पार्टी सरकार ने मौलिक अधिकारों से हटा दिया। पाबंदियाँ,
ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। देश की एकता, सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या कोर्ट की मानहानि होने पर सरकार आपकी इन आज़ादियों पर रोक लगा सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अपराधों की दोषसिद्धि संबंधी संरक्षण, ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार या ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपराधों की दोषसिद्धि संबंधी संरक्षण। इसमें जो 3 कोर प्रोटेक्शन है, कार्योत्तर कानून का संरक्षण, किसी व्यक्ति को सिर्फ उसी कानून के तहत सजा मिल सकती है जो अपराध करते वक्त लागू था, बाद में नया कानून बनाकर पुरानी गलती के लिए सजा नहीं दी जा सकती।